नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में शिक्षा सुधार की ज़रूरत क्यों है और इस शिक्षा सुधार में युवाओं की क्या भागीदारी है और जितना भारत में शिक्षा सुधार होगा, भारत की जो युवा आबादी है, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आइए देखते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी किसके पास है? भारत के पास है। लेकिन शिक्षा सुधारों में उनकी भूमिका अब भी सीमित है। भारत में शिक्षा व्यवस्था तभी प्रभावी बन सकती है जब युवा केवल सीखने वाले नहीं बल्कि नीति से कक्षा तक उसके सह निर्माता भी हों। मतलब शिक्षा सुधार में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए और भारत जैसे युवा आबादी वाले देश में शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। 15 से 29 वर्ष आयु के लगभग 37.1 करोड़ युवा देश की कुल जनसंख्या का करीब 27% है। ये आंकड़ा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के कितने युवा हैं? तो लगभग 37 करोड़ और तकरीबन जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27%। ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी युवा आबादी है। पूरी दुनिया में इतनी युवा आबादी किसी भी देश के पास नहीं है। यहाँ तक कि चीन के पास भी जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। भारत पहले नंबर पर विश्व में जनसंख्या पर, चीन दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके पास भी इतनी युवा आबादी नहीं है। चीन के पास बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। आगे देखते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसी भी निर्णय में युवाओं को शामिल करना उसकी कामयाबी की संभावना बढ़ा सकता है। दरअसल युवाओं की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय है जो बेहद जानकारी, प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिकता और संस्थाओं पर विश्वास को बढ़ाता है, खासतौर पर भारत जैसे बड़े और जटिल शिक्षा तंत्र में। हमारे देश की जो युवा पीढ़ी को उसको सही रास्ते पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से युवा क्या हैं, वो पढ़ाई के क्षेत्र से भटक गए हैं। जैसे जितने भी गरीब राज्य, वहाँ क्या है, वहाँ की युवाओं की इतनी जागरूकता नहीं है, ना तो उनके माता-पिता उनके अंदर इतनी जागरूकता भरते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करें। बिहार जैसे राज्यों में बच्चे क्या हैं, बच्चे उनके माता-पिता भी जागरूक नहीं हैं, वो अपने बच्चों को सही टाइम पे स्कूल भी नहीं भेजते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को सही टाइम पे स्कूल भेजो और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो। जीवन में कुछ आगे करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। बिहार के जो टीचर हैं, या बिहार ही नहीं, देश के जितने भी राज्य हैं, सभी टीचर्स और उनके माता-पिता दोनों के सहयोग के माध्यम से ही बच्चे आगे बढ़ पाएँगे। आगे देखते हैं। भारत में शिक्षा में युवाओं की भागीदारी के मौजूदा तरीके क्या हैं? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू किया गया है। अपने उद्देश्य और दायरे में व्यापक और परिवर्तनकारी है। यह स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े सुधारों की बात करती है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। ये एनईपी लागू तो हो गया है, लेकिन अभी इसको प्रभावी रूप में लागू नहीं किया जा सका है। इसका फोकस समग्र, खोज आधारित, अनुभवात्मक सीख पर है। हालांकि यह नीति युवाओं को शिक्षा नीति और प्रशासन के निर्माता के रूप में नहीं देखती, यानी युवा सुधारों के सह निर्माता नहीं माने गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की शासन व्यवस्था में छात्र प्रतिनिधित्व स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्कूल प्रबंधन समितियों में माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको प्रैक्टिकल के आधार पर ज़्यादा अपनाया जाना चाहिए। थ्योरी बेस को कम किया जाना चाहिए। बच्चों को रटवाने की जो पद्धत है, उसको कम करना चाहिए। बच्चे जितना चीज़ प्रैक्टिकल के माध्यम से जो चीज़ें सीखते हैं, वो बच्चों के दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है और वो उनको अच्छे से याद हो जाता है। थ्योरी रटाने से क्या होता है कि बच्चे की थ्योरी तो रट लेते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है उस थ्योरी का, वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिकली शिक्षा ज़्यादा देनी चाहिए। आगे देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की शासन व्यवस्था में छात्र प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। इसी व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्कूल प्रबंधन समितियों और माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन छात्रों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बल्कि हमारे देश की जो युवा आबादी है, उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए कि वो क्या चाहता है, वो शिक्षा पद्धति में कैसा सुधार चाहता है। व्यवहार में छात्रों की भागीदारी अक्सर अनौपचारिक रहती है, जैसे छात्र क्लब चलाना, प्रार्थना सभा का प्रबंधन, सुझाव पेटी के माध्यम से प्रतिक्रिया देना, लेकिन कोई अस्थायी और संस्थागत व्यवस्था नहीं है कि युवाओं के क्या सोच है,
क्या है, भारत देश के लिए उनकी सोच क्या है, इसको भी एक वोटिंग के माध्यम से, केवल युवाओं की वोटिंग करानी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि भारत के युवा क्या चाहता है, वो शिक्षा व्यवस्था में कैसा सुधार चाहता है, किस प्रकार की शिक्षा लेना चाहता है। इसके विपरीत ड्राफ्ट राष्ट्रीय युवा नीति युवाओं की आवाज को नीति निर्माण में संस्थागत रूप में शामिल करने की बात करते हैं। इसमें सार्वजनिक मंचों, सरपंच सॉरी संरचित संवाद, युवा संसद जैसे उपाय शामिल हैं। युवा यहाँ युवाओं को विकास के लाभार्थी नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी माना गया है। हालांकि यह भागीदारी ज्यादातर नागरिक नेतृत्व तक सीमित है और शिक्षा क्षेत्र में ठोस सह निर्माण पर कम ध्यान देती है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ होते तो हैं, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादातर कैंपस सुविधाओं और छात्र कल्याण तक सीमित रहता है। छात्र संघ तो होता है, लेकिन ज्यादातर विद्यालयों में आजकल देखा जा रहा है कि जो छात्र संघ चुनाव होता है, ये केवल बच्चे जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम छात्र संघ चुनाव जीत जाएंगे तो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। हाँ ठीक है, छात्र संघ चुनाव करो, लेकिन कम से कम बच्चों को भी प्रेरित करो कि वो पढ़ें। लेकिन क्या होता है, छात्र संघ चुनाव में ज्यादातर निगेटिव ही इम्पैक्ट देखे गए हैं। ये लोग केवल राजनीति के क्षेत्र को विशेष ध्यान देते हैं, बाकी जो इनके पीछे लगते हैं वो बच्चे क्या हो, अपने पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो बहुत जगह क्या हो गया, बहुत जगह छात्र संघ चुनाव पर रोक भी लग गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीति, जो बच्चे राजनीति में जाना चाहते हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर चुनाव कराया जाए तो बच्चे जो राजनीति में जाना चाहते हैं वो तो आगे चल के सफल होते ही हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी भी पढ़ाई बर्बाद होती है। ना पाठ्यक्रम या ढांचागत फैसले पर इस प्रकार भारत में शिक्षा सुधारों में युवाओं की भागीदारी अक्सर अस्थायी या परामर्श तक सीमित रहती है, ना कि वास्तविक सह निर्माण तक। आगे देखते हैं। वैश्विक शोध और विभिन्न देशों के अनुभव यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जब शिक्षा व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी संरचित, निरंतर, वास्तविक होती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव केवल नीतियों पर ही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन पर पड़ता है। ऐसे वातावरण में युवा स्वयं तो केवल शिक्षा के उपभोक्ता नहीं बल्कि उसके सक्रिय भागीदारी के रूप में देखते हैं, जिससे उनका समग्र विकास भी होता है। अध्ययनों से यह सामने आया है कि जब स्कूल और शैक्षणिक संस्थान छात्रों को अपनी बात रखने के लिए सार्थक और सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास, अपनापन, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उन जब बच्चों को अपने मन की बात को रखने के लिए मंच पे बुलाते हैं, तो बच्चों के अंदर क्या दिखता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, उनको लगता है, उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। तो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए कि युवाओं को मौका देना चाहिए कि वो राज्य में कौन से नियम कानून होने चाहिए या शिक्षा व्यवस्था में कैसा सुधार होना चाहिए, युवाओं की राय जरूर लेनी चाहिए। छात्र यह महसूस करते हैं कि जिस प्रणाली का हिस्सा है उस पर उनका उनका भी प्रभाव है। इससे उनके सीखने में रुचि बढ़ती है और वो पढ़ाई को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साझा प्रयास के रूप में देखते हैं। भारत को अगर पूरी दुनिया में पावरफुल देश की श्रेणी में खड़ा करना है, अग्रणी देशों में खड़ा करना है, तो युवा आबादी को एक सही दिशा में लाना होगा, उनको शिक्षा से जोड़ना होगा। छात्रों की भागीदारी से शिक्षण संस्थानों में लिए जाने वाले रोजमर्रा के फैसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। छात्र अपनी जमीनी समस्याओं, कक्षा के अनुभवों और सीखने की चुनौतियों का सीधा फीडबैक दे सकते हैं, जिससे नीतियां और प्रक्रिया अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनती है। परिणाम स्वरूप सीखने के नतीजे सुधरते हैं, स्कूलों में सहभागिता बढ़ती है, शिक्षा व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, भरोसेमंद और सशक्त बनती है। आगे देखते हैं। यूनेस्को ने स्कूलों में युवाओं की सार्थक भागीदारी पर दिशा निर्देश जारी किया, जिनमें छात्र प्रतिनिधित्व परिषदों के उदाहरण दिए गए। इन परिषदों में छात्र और शिक्षक मिलकर स्कूल की नीतियों, प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं। इससे शिक्षा सुधार ज्यादा प्रासंगिक और भरोसेमंद बनते हैं। स्कॉटलैंड इनका एक ठोस उदाहरण है, जहां बच्चों और युवाओं की भागीदारी के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित की गई है। वहाँ की सरकारी रिपोर्ट बताती है कि जब भागीदारी को संसाधन, ढांचा और निर्माण प्रक्रिया जोड़ा जाता है, तो नीतियों और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है।
हालांकि यूनिसेफ इनोसेंटी की एक रिपोर्ट यह बताती है कि कई जगह युवाओं की भागीदारी केवल दिखावटी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से शामिल किया जाता है, लेकिन वे उन प्रणाली को आकार देने से वंचित रहते हैं। सही बात है। बहुत जगह केवल दिखावापन है कि युवाओं की भागीदारी दी जा रही है, लेकिन वो केवल कागजी कार्रवाई है। रियल मायने में क्या होता है, युवाओं को उससे बहुत दूर रखा जाता है। जो ऊपर के लोग हैं वो नियम बना देते हैं और केवल लिख देते हैं कि इसमें सभी की राय ली गई है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनमें से वो रोजाना जुड़े होते हैं। सबूत साफ है, जब युवाओं की आवाज को संस्थागत, समावेशी और प्रभावी बनाया जाता है तो शिक्षा सुधार ज्यादा सफल और भरोसेमंद और लागू करने योग्य बनते हैं। न केवल अधिकारों का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रभावशाली का सवाल है। अगर नियम कानून देश की जनता या युवाओं को ध्यान में रखकर बने या उनकी राय मशवरा करके बनाया जाए, शिक्षा में सुधार उनका राय लेकर बनाया जाए, तो क्या हो, आने वाले समय में कोई नियम जो बनता है वो देश के सामने जब रखा जाता है तो उस पर विवाद खड़ा ही नहीं हो। हाँ, ये बात अलग है कि एक ही नियम बनने पर सभी युवा एक सहमत नहीं हो सकते हैं। कुछ उसके पक्ष में हो सकते हैं, कुछ उसके विरोध में हो सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत में युवाओं की आवाज को शामिल करने वाला व्यवहारिक रास्ता। एनईपी 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करते समय युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि साझेदार माना जाना चाहिए। इसके लिए 3 व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। कौन-कौन से हैं? आगे देखते हैं। पहला कदम है, पहला, शिक्षा सुधारों के क्रियान्वयन ढांचे में युवाओं की भूमिका शुरू में शामिल की जाए। एनईपी के तहत बने स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंध समितियों में हाल के स्नातकों व छात्र प्रतिनिधियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, ताकि वह शिक्षण गुणवत्ता और योजनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकें। आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, नए पाठ्यक्रम या मूल्यांकन सुधारों में युवाओं को सह डिजाइन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। कार्यशालाओं, डिजाइन चैलेंज के जरिए छात्र स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान सुझा सकते हैं। डिजाइन फॉर चेंज जैसे प्रयास इस दिशा में सीख देने वाले उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। तीसरा, भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कई बड़े स्तर पर और तुरंत युवा प्रतिक्रिया ली जा सकती है, जैसे एक मोबाइल ऐप या युवा पोर्टल जहां छात्र मिड डे मील, शिक्षक उपस्थिति या पढ़ाई की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे नीति निर्माताओं को समय रहते समस्याओं का पता चल सकेगा। आगे देखते हैं। जवाबदेही और गति बनाए रखना जरूरी है। अक्सर यह आशंका व्यक्त की जाती है कि शिक्षा व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी से निर्णय लेने की प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है या जवाबदेही अस्पष्ट हो सकती है या चिंता स्वाभाविक है, लेकिन उचित डिजाइन संरचना के साथ इसे प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। युवाओं की भागीदारी तभी उपयोगी होगी जब उसे नए और अलग नौकरशाही ढांचे बनाने के बजाय मौजूदा व्यवस्थाओं में ही जोड़ा जाए। इससे निर्णय प्रक्रिया पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और प्रशासनिक गति बनी रहेगी। आगे देखते हैं। भागीदारी को संतुलित और समावेशी बनाने के लिए प्रतिनिधि और घूर्णन प्रणाली अपनाना आवश्यक है, ताकि सीमित संख्या में छात्र एक निश्चित अवधि के लिए अपनी भूमिका निभा सकें। समय के साथ अधिक युवाओं को अक्सर मिल सके। इसके साथ ही युवाओं की भूमिका समयबद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे चर्चाएं लंबी ना खिंचे और निर्णय लेने में देरी नहीं हो। आगे देखते हैं। चर्चा में को खुले और अनिश्चित मुद्दों के बजाय प्राथमिक स्पष्ट सवालों तक सीमित रखना ही महत्वपूर्ण है, जैसे पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता या स्कूल सेवाओं की गुणवत्ता। इससे युवाओं की राय सीधे नीति क्रियान्वयन से जुड़ सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा निकायों की भूमिका सलाहकार और मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, न कि कार्यकारी। शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने की अंतिम जिम्मेदारी अधिकारियों, शिक्षकों और संस्थाओं की ही रहेगी। इस तरह युवाओं की भागीदारी जवाबदेही को कमजोर नहीं, बल्कि उसे और मजबूत कर सकती है। 2026 यह क्यों जरूरी है? नई शिक्षा मतलब शिक्षा में सुधार क्यों जरूरी है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 भारत के लिए यह सोचने का एक महत्वपूर्ण अवसर है कि शिक्षा सुधारों में युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। अब तक युवाओं को शिक्षा व्यवस्था का केवल लाभार्थी माना गया है, लेकिन बदलते समय की मांग है कि उन्हें सक्रिय साझेदार के रूप में देखा जाए। सही बात है। अब तक क्या है? अब तक केवल शिक्षकों मतलब शिक्षा व्यवस्था में जो
युवाओं को उनको लाभार्थी के रूप में देखा जाए, लेकिन अब उनको शिक्षा नीति में शामिल करना होगा। उनकी सोच क्या है, वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी। उसी अनुसार फिर शिक्षा नीति को बनाना चाहिए। भारत जैसे युवा देश में जहाँ बड़ी आबादी शिक्षा प्रणाली से सीधे जुड़ी हुई है, सुधारों की सफलता युवाओं की वास्तविक भागीदारी पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी एक व्यापक और दूरदर्शी सुधार एजेंडा है। सही बात है। ये जो एनईपी 2020 आया है, इसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं। जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, उसको हटा करके नई शिक्षा प्रणाली लाई गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, कौशल आधारित मतलब युवाओं के अंदर कुशल हो, ये इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है और भविष्य के अनुरूप बनाना। हालांकि इतने बड़े स्तर पर बदलाव तभी सफल हो सकते हैं जब उनके क्रियान्वयन के दौरान मजबूत निरंतर फीडबैक तंत्र मौजूद हो। इसका बड़े पैमाने पर प्रचार करना चाहिए। युवाओं को एनईपी 2020 के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। युवाओं की भागीदारी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शिक्षा व्यवस्था के प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता हैं और जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। उनके प्रतिक्रिया नीतियों की कमियों को समय रहते उजागर कर सकती है और सुधारों की अधिक प्रभावी बना सकती है। आगे है, युवाओं को साझेदार बनाने से शिक्षा व्यवस्था में विश्वास भी मजबूत होगा। जब छात्र महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके सुझावों का असर नीतियों और संस्थाओं पर पड़ रहा है, तो वे सुधारों को अपनाने में अधिक सहयोगी बनते हैं। जब युवाओं को लगेगा कि जो उनकी बात है, उनको मानी जा रही है, सरकार उनकी बातों को सुन रही है और उनकी बात को सुनते हुए भी नीतियों को लागू कर रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है, तो युवा भी समझेंगे कि हाँ, वो और अधिक खोज उनके अंदर खोज प्रवृत्ति ज़्यादा बनेगी, क्योंकि वो उनको लगेगा कि उनकी बात ऊपर तक सुनी जा रही है। इससे न केवल क्रियान्वयन बेहतर होता है, बल्कि संस्थाओं और छात्रों के बीच विश्वास का रिश्ता भी गहरा जाता है। यदि भारत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सह-निर्मित मॉडल अपनाता है, मतलब अभी तक क्या है, भारत में शिक्षक शिक्षक मतलब शिक्षार्थी केंद्रित है, मतलब जो युवा हैं उन पर केंद्रित शिक्षा बनाई जा रही है। लेकिन अब कैसे शिक्षा बनानी होगी, मतलब युवा और सरकार दोनों को मिलकर, युवा क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, इन मिलकर शिक्षा नीति बनानी होगी। मतलब युवाओं का सलाह जरूरी है। तो इसका अर्थ होगा कि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन नीति स्तरों पर युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए। ऐसा मॉडल शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, लचीला और टिकाऊ बना सकता है। लंबे समय से यह न केवल बेहतर शैक्षणिक परिणाम देगा, बल्कि एक जिम्मेदार, जागरूक और सहभागी युवा वर्ग को भी तैयार करेगा, जो देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। तो आशा करता हूँ शिक्षा पर आधारित ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। धन्यवाद।